चलिए भाई साहब, सो लेट्स मूव अहेड एंड बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज व्हाट, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स। डीलिंग विद व्हाट, कंस्ट्रक्शन परमिट्स। कंस्ट्रक्शन मतलब रोड्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, उनके परमिट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। क्या कहता है कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात की जाए तो हमारी कंट्री जो है क्या किया है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने एन ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। वाओ, सिंगल विंडो, ठीक है। वहीं पे बोले पूरा का पूरा काम जो है वो आपका हो जाएगा। और मुंबई में भी सेम पॉइंट है, दोनों के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने ऐसा किया। इंटीग्रेटिंग द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, रिमूविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ विजिटिंग देम इंडिविजुअली। पहले बोले इंटरनल डिपार्टमेंट के पास अलग से जाना पड़ता था, एक्सटर्नल के पास में अलग से जाना पड़ता था, बट अभी एक ही जगह पे दोनों काम आपके हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। यूनिफाइड मतलब लगभग एक जैसे, सिंपल तरीके से, यूजर फ्रेंडली वाले जो लॉज हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। फिर उसके बाद में डीम्ड अप्रूवल, मतलब अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, मान लिया जाएगा, डीम्ड है कि अप्रूवल आपको मिल गया है, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली इफ द अप्रूवल्स आर नॉट ग्रांटेड विद इन द डिफाइंड टाइमलाइन। क्या बात है, मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि आपने एप्लीकेशन दे दिया है, फिर उसके बाद में वेट करते थे कब रिप्लाई आएगा, कब रिप्लाई आएगा। मान लीजिए 30 दिन का टाइम था, रिप्लाई नहीं आया तो वापस जाके बोला सर क्या हुआ, रिप्लाई करो ना। बट अब ऐसा है 30 डेज में रिप्लाई नहीं आया, गो अहेड, मान लो कि अप्रूवल तुमको मिल चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, इंस्पेक्शन एंड ग्रांट ऑफ द ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सब बोले कैसा होता था पुराने टाइम पे कि छोटा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉन रिस्की प्रोजेक्ट या फिर हाईली रिस्क प्रोजेक्ट, दोनों बोले एक ही कैटेगरी में हुआ करते थे। जितना इंस्पेक्शन इसका होता था उतना ही इंस्पेक्शन इसका भी होता था, राइट। तो अब ये बोला गया भाई साहब ऐसा क्यों करने का, कैटेगराइज करते थे, जिसमें कम से कम रिस्क है उसको बोले बिना अप्रूवल के भी आप अलाउ कर सकते हो। हाँ ठीक है, बोले कर लो काम पूरा का पूरा, ठीक है। और जिसका बोले सिर्फ ऐसे वाले बिल्डिंग्स या ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, सिर्फ उसको ही क्या किया जाएगा, एकदम डिटेल में इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो किया जाएगा, तो उससे भी फास्टर हो गया। फिर इसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग द नोटराइज्ड सर्टिफिकेट, पहले बोले सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था, उस पर नोटरी करवाना पड़ता था, ठीक है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है या एफिडेविट की जो रिक्वायरमेंट है हैव बीन रिप्लेस्ड विद ई अंडरटेकिंग। ई अंडरटेकिंग मतलब सर कुछ नहीं, वेबसाइट पे जाओ, वहां जाके इलेक्ट्रॉनिकली जो आपका स्टैंप ड्यूटी है वो आपको पे करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिकली अंडरटेकिंग को फाइल कर दो। घर से भी कर सकते हैं, बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं, रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में सब मल्टीपल इंस्पेक्शंस हुआ करते थे कोई टाइम पे, एट द कंप्लीशन स्टेज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन इन दिल्ली। एक ही बार इंस्पेक्शन किया जाएगा पूरा बन जाने के बाद में। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप फ्लोर लेवल तक का काम कर लो फिर इंस्पेक्शन होगा उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसा नहीं है। बोले लास्ट में एक ही बार इंस्पेक्शन होगा और उसमें अगर पता चला कि आपने ढंग से काम नहीं किया तो बोले आगे के लिए लाइसेंस कैंसिल, बट कम से कम काम रुकेगा तो नहीं, ठीक है। और चूंकि आपको ये डर है कि आपका लाइसेंस कहीं कैंसिल ना हो जाए, आप काम अच्छे से करोगे, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यहाँ पे बेनिफिट जो है वो हो गया। फिर रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन फॉर द वाटर एंड सीवर कनेक्शन हैव बीन सिंप्लीफाइड, उसको और आसान यहाँ पे कर दिया गया। पहले कैसा हुआ करता था कि अगर आपको सीवर कनेक्शंस डालने हैं या वाटर कनेक्शन डालना है, उसके लिए रोड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, पर ऐसे ही तोड़ नहीं सकते सर, डिपार्टमेंट का जाके परमिशन लेके आना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब सिंपल ये कह दिया गया है कि जहां आप सीवर कनेक्शन के लिए या वाटर कनेक्शन के लिए परमिशन लेने जा रहे हो, अगर वहीं पे ही आपने परमिशन ले लिया आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के पास में जाके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बोले। फिर उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी जाए, सर ये तो बहुत ही खतरनाक वाला काम, मतलब आप ये लगा लीजिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते थे जब आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए एप्लीकेशन देने की बात करें। और कुछ जगहों पे तो आज भी वैसा ही है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे घर का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो मेरे पापा के नाम पे है, ठीक है। बट 2016 में उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद में मुझे वो बिल मेरे नाम पे चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको देना पड़ता है।
तो भाई साहब मैंने सिर्फ जाके प्रोसेस पूछा कि क्या प्रोसेस रहेगा, उसने 4 ऑफिस मेरे को बता दिए, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये फाइल करना है, फिर वहाँ से साइन करवा के ये यहाँ पे देना होगा, फिर यहाँ से साइन करवा के वहाँ जाओ, फिर वापस सेकंड नंबर पे आओ। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, मुझे नहीं चाहिए, एड्रेस प्रूफ के तौर पे मैं मेरा पासपोर्ट दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, पापा के नाम पे ही रहने दो। ठीक है साहब। लेकिन अब अगर आप यहां पे बात करें तो कुछ जगहों पे, जैसे अगर दिल्ली की बात की जाए तो प्रोसीजर फॉर द इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन बाय द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैव बीन एलिमिनेटेड, चेक ही नहीं किया जाएगा। अगर मैं फ्लैट स्कीम्स की बात करूं वहां पे भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली में ही सर्विस लाइन चार्जेस हैव बीन कैप्ड to 25,000 in the electrified areas for low tension load up to 150 किलोवाट। पहले ज्यादा होता था, उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। फिर उसके बाद में the time taken by the utility to carry out external connection work have been reduced in Delhi। बहुत ही बढ़िया साहब। फिर उसके बाद में अगला सब बोले पैसा उधार लेना, क्रेडिट बोले अगर लेना है तो उसके लिए secured creditors are paid first during the business liquidation and hence have priority over the other claims such as the labor and the taxes। सर ये एक बहुत ही अच्छा रिलीफ कर दिया गया। पहले कोई बंदा अगर बोले बिजनेस को पैसा उधार देता था तो एक डाउट रहता था कि पैसा वापस आएगा भी या नहीं, ठीक है, भले ही बोले उसके एसेट्स क्या थे, सिक्योर्ड थे। लेकिन अब क्या कह दिया गया, बोले गवर्नमेंट का टैक्स बाद में पे किया जाएगा, लेबर के चार्जेस बाद में पे किए जाएंगे, पहले उसका पैसा दो जिसके नाम पे कंपनी की सिक्योरिटीज जो हैं या कंपनी की प्रॉपर्टी जो हैं उसको कोलेटरल रखा हुआ था। तो ये भी बहुत अच्छा होगा सर, अगर ऐसा करेंगे तो बैंक जो है वो कंपनीज को लोन जल्दी प्रोवाइड करेगा, राइट। फिर उसके बाद में पेइंग टैक्सेस, ये भी बहुत आसान हो गया पहले के कंपैरिजन में। सब बोले 17 इनडायरेक्ट सेंट्रल एंड द स्टेट टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड विद अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स। यस सर, आज के टाइम पे देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जीएसटी। पहले सर बोले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, सर्विस टैक्स हुआ करता था, वैट वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो अलग से हुआ करता था, और ऐसे पता नहीं कितने सारे टैक्सेस हुआ करते थे सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। सबको हटा दिया, एक ही टैक्स यहां पे है जिसका नाम क्या दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। ठीक है साहब। फॉर द एंटायर कंट्री द प्रीवियस सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेनवेट। सर सेनवेट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वैट, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स एंड द सर्विस टैक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू द जीएसटी। ठीक है। अब भाई साहब 50 जगह अलग अलग टैक्सेस पे नहीं करने, एक ही जगह पे एक ही टैक्स पे करना है। अच्छा, 50 जगह पे जब अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे तो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बनाने पड़ते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके फाइलिंग करना पड़ता था, और अलग अलग डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आ गया तो अलग अलग डिपार्टमेंट को रिप्लाई करना पड़ता था। मतलब मेन काम छोड़ के इसी चीज में लगे रहते थे, इसको जवाब दो, उसको जवाब दो, उसको जवाब दो कि टैक्स पे क्यों नहीं किया। अब एक ही डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट, कहानी खत्म है भाई साहब। ठीक है, ठीक है सर। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ दीज टैक्सेस विल रिड्यूस द कैस्केडिंग इफेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, पहले कैसा हुआ करता था कि जब वैल्यू एडिड टैक्स हुआ करता था तो ऐसे केस में 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए का टैक्स लगता था, जिसकी वजह से वो कितने की बन गई, 110 की। और जब वो 110 रुपए में और वैल्यू एडिशन करके आगे बेचता था तो 150 रुपए पे वापस से 15 रुपए का टैक्स लगता था। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला सर, बोले मान लीजिए एक बंदे ने क्या किया, वीट प्रोड्यूस किया और वो जब ये मार्केट में बेचने गया तो गवर्नमेंट को 10 रुपए का टैक्स देना पड़ा, 10% हो गया। बोले ठीक है साहब। फिर उसने क्या किया, उसी वीट को आटे में कन्वर्ट किया और उसके अपने 40 रुपए ऐड कर दिए, लेकिन मार्केट में वो कितने में बेचने गया, 150 में, क्योंकि 110 का उसने खरीदा था, 40 का खुद का प्रॉफिट ऐड किया और मार्केट में कितने का बेच रहा है, 150 का। लेकिन उस 150 पे गवर्नमेंट क्या करती थी, 15 रुपए का टैक्स लेती थी। मतलब 150 रुपए पे 10% अगर आप बात करोगे तो कितना रुपए हो गया, 15। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 150 रुपए में से 110 रुपए ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं और 40 रुपए का ही वैल्यूडेशन हुआ? बोले हाँ सर। तो टैक्स लेना कितने पे चाहिए था सर? बोले 40 पे लेना चाहिए था, यानी कि कितने रुपए, 4 रुपए। अरे गेट ना पॉइंट। तो उसके हिसाब से पहले के 10 और ये वाले 4 कितने रुपए होते, 14 रुपए, यानी कि कंज्यूमर के ऊपर सिर्फ 14 का बर्डन आता। बट अब अगर आप देखोगे तो 10 रुपए ये और 15 ये, 10 और 15 सब 25 रुपए यहां कंज्यूमर को टैक्स के तौर पे पुराने टाइम पे करने पड़ते थे। बट अब जब यहां जीएसटी आ चुका है तो ऐसा कोई कैस्केडिंग इफेक्ट है ही नहीं।
इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। फिर उसके बाद में सब बोले कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मतलब ऐसे वाला इनकम टैक्स जो कि कंपनीज पे करती हैं, इंडिविजुअल नहीं, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, ठीक है। इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 25%। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए का है तो कितना बड़ा रिलीफ है, 5% की छूट यहां पे मिल गई, राइट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद सब बोले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर द पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या होता है? प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, या फिर इसके अलावा ग्रेट्युइटी, इसका पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा, राइट। तो एम्प्लॉयर्स को कहा जाता है कि आपके एम्प्लॉय के लिए इस अकाउंट के अंदर यानी कि पीएफ अकाउंट के अंदर पैसा जमा करने की जिम्मेदारी जो है वो एम्प्लॉयर की होती है, यानी कि कंपनी की होती है। अब सोचिए कि एम्प्लॉयर वो पैसा बैग में लेके प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में जाता है, वहां जाके पैसा दे के आएगा जमा करवा के। इससे अच्छा है घर बैठे बैठे ऑनलाइन कंपनी के अकाउंट में से पीएफ अकाउंट जो आपका रहेगा उसमें पैसा ट्रांसफर कर दो, काम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आराम से काम हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी साहब। फिर उसके बाद में मेकिंग पेमेंट टू ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हैज बीन मेड मैंडेटरीली इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये पूरा क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉनिक। डिपॉजिट करना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, पेमेंट करना भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक। घर बैठे बैठे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको डिपार्टमेंट में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है, राइट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में administrative charges on the employees provident fund scheme 1952 have been reduced in March 17 to 0.85 to 0.65, 20 पैसे से कम कर दिया, ठीक है। ऑफ द मंथली पे द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑफ 0.01 हैव बीन रिमूव्ड, ये हटा ही दिया। बोले इससे क्या होगा? इससे एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड का जो पैसा रहेगा वो और ज्यादा बढ़ेगा, अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट सब बोले ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, महाराष्ट्र से एमपी में जा रहा है, एमपी से बिहार में जा रहा है, बिहार से झारखंड में जा रहा है, झारखंड से बांग्लादेश बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में जा रहा है, ठीक है, या फिर उड़ीसा में जा रहा है, आंध्र प्रदेश में जा रहा है, तो ये जो बोले क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करना पड़ता है उसमें इतने सारे पेपर वर्क हुआ करते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो सारे पेपर वर्क्स को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। कोई पेपर वर्क बोले अभी आपको करने की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि इंडिया के बाहर की भी बात कर लीजिए और इवन आप स्टेट की बात जो है वो भी यहां पे कर लीजिए। क्या कहता है भाई साहब यहां पे? ध्यान से कहता है टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैज बीन रिड्यूस्ड थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग ऑफ द कंटेनर्स। पहले कंटेनर्स को बोले मैन्युअली सील करना पड़ता था, अब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, उससे काफी टाइम बच जाएगा और लेबर कॉस्ट जो है वो भी काफी बच जाएगा। अपग्रेडेशन ऑफ द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाउिंग द इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद द डिजिटल सिग्नेचर। आपको बोले कस्टम डिपार्टमेंट में आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे डीएससी वगैरह अटैच करके, जैसे बोले आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट फाइल करते हो वैसे कस्टम डिपार्टमेंट के पास में कर दो, ठीक है। अगर वैसा करते हो तो भी बोले आपका काम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में दूसरा enhancement of the risk based inspection for both the import and the exports whereby only about 5% of the goods are physically inspected। क्या बात है, मतलब पहले लगभग हर गुड्स का फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाता था जिसकी वजह से इंपोर्ट की बात करो तो वो भी डिले होगा, एक्सपोर्ट की बात करो तो वो भी डिले होगा। लेकिन अब क्या कहा गया? सर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि गुड्स किस टाइप का है, उससे क्या रिस्क जो है वो आपका एसोसिएटेड हो सकता है, उसके बेसिस पे बोले क्या किया जाएगा? इंस्पेक्शन जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। गॉट इट? ठीक है सर। फिर उसके बाद में एडवांस बिल ऑफ एंट्री हैज बीन अडॉप्टेड विच अलाउ इंपोर्टेड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस बिफोर द अराइवल ऑफ द वेसल। वेसल मतलब शिप। सब बोले पहले कैसा होता था कि शिप जो है वो पोर्ट पे आता था, फिर उसके बाद में शिप का कैप्टन जो है वो आपका डॉक्यूमेंट आपको देता था, जब कस्टम ऑफिसर के पास में जाके उसको क्लियर करवाते थे, फिर गुड्स कस्टम के वेयरहाउस में जाता था और फिर वहां से गुड्स को लेके आप अपने घर जाते थे।
अब कैसा है सब बोले शिप 2 दिन के बाद में आने वाला है, डॉक्यूमेंट आपके पास में इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू मेल और एज द केस में भी वो ऑलरेडी आपके पास में आ चुके हैं, उसको कस्टम में वैसे ही क्लियर करवा लो वैसे ही क्लियर करवा लो। और जैसे ही आपकी गुड्स वेसल से अनलोड किए जाएंगे उठाओ और निकलो, बोले वेयर हाउसिंग करने की जरूरत नहीं है। कस्टम डिपार्टमेंट के पास में वेयर हाउस में रखोगे नहीं तो उसका किराया नहीं देना पड़ेगा, काम फास्ट भी हो गया और कॉस्ट एफिशिएंट भी हो गया, राइट। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में सब बोले इक्विपमेंट ऑन नहावा शेवा पोर्ट, जो कि कहां पे है, मुंबई में है, हैज बीन अपग्रेडेड बाय एडिंग 15 न्यू रबर टायर गेंट्री क्रेन्स। सो कौन सी क्रेन, अरे वो नहीं क्या जो कंटेनर को उठाती है एक जगह से दूसरी जगह पे रखती है, मूवीज में काफी देखा अपन ने, ठीक है, उसके नीचे गाड़ी दबा देते हैं हीरो की या विलन की एज द केस में भी। तो वो वाली जो क्रेन्स है 15 न्यू ऐड कर दी, काम क्या हो गया और फास्ट हो गया। पहले वेट करते थे, 4-5 पुरानी क्रेन थी, हाँ ये पहले इसका सामान लेके जाएगी फिर इसका लेके जाएगी, अपना कंटेनर वो उधर पीछे पड़ा है, ठीक है। वो आखिरी कंटेनर जब बोले लोड होगा शिप के ऊपर तो उसके बाद में शिप यहां से निकलेगा सामने वाली कंट्री में पहुंचेगा। अब क्या कर दिया, फास्ट सर, 15 क्रेनें अगर ऐड कर दी तो जहां पहले एक क्रेन काम करती थी वहां अगर 15 क्रेन काम करेगी तो फटाफट शिप क्या होगा, लोड होगा और जल्दी यहां से निकलेगा, काम फास्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में फेज 1 ऑफ द 4th कंटेनर टर्मिनल एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट with an additional annual capacity of 24 lakh TEUs was completed in February 2018। मतलब बड़ा सारा कंटेनर पोर्ट काइंड ऑफ जो है कैपेसिटी वाला वो यहाँ पे क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में द न्यू कंटेनर टर्मिनल दैट इज अदानी CMA Mundra Terminal Private Limited has been fully operational since this date with an additional annual capacity of 13 lakh TEU, ठीक है, 13 लाख समथिंग यूनिट्स जो है वो यहां पे बोले उसकी कैपेसिटी है। और फिर उसके बाद में ई संचित मतलब एक ही जगह पे पूरा रजिस्ट्रेशन करवाने वाला एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम अंडर द सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर द ट्रेड, स्विफ्ट, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड। फुल फॉर्म इसका एग्जाम में आ सकता है कि स्विफ्ट नाम की जो चीज है उसका फुल फॉर्म क्या है जरा बता दीजिए, ठीक है। तो उसको इंप्लीमेंट किया गया है जिसको यूज करके सारे डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली फटाफट आप एक साथ क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, राइट, ठीक है सर। फिर उसके बाद में 7th वाला पॉइंट, इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। सर कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करना मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है तब जाके वो क्या होगा, आपका बाइंडिंग होगा दोनों के ऊपर, तब जाके उसके बेसिस पे काम किया जा सकता है। अब सर इसके लिए कोर्ट कचहरी में जाओ, रजिस्ट्रार के पास में जाओ, स्टैंप ड्यूटी वाले के पास में जाओ, लंबा चौड़ा काम ऐसा होता था। अब प्रोसेस क्या हो गई, फास्ट हो गई। क्या है देखिए ध्यान से, सब बोले नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड NJDG, ठीक है, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विच मेक इट पॉसिबल टू जनरेट केस मेजरमेंट रिपोर्ट ऑन द लोकल कोर्ट्स। ऑनलाइन वापस ऑनलाइन सिस्टम जो है वो यहाँ पे जनरेट कर दिया गया जिससे कि एक रिपोर्ट जो है वो आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे जनरेट हो जाती है फॉर द लोकल कोर्ट्स, ठीक है साहब। नाउ द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 हैज बीन अमेंडेड टू रिड्यूस द पेक्यूनियरी मतलब मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन जो है उसको रिड्यूस करने के हिसाब से ऑफ द कमर्शियल कोर्ट फ्रॉम 1 करोड़ टू 3 लाख to establish commercial court at the district level. This will help in speedier disposal of the commercial dispute and reduce the pendency। मतलब और छोटे कोर्ट बना दिए गए। ये कहा गया 3 लाख का केस अगर रहेगा तो इसके पास पहले क्या था 1 करोड़ का होता था लिमिट, ठीक है, जिसकी वजह से एक ही कोर्ट के पास में बहुत सारे केसेस आ जाते थे और वो क्या होता था, डिले होता था, बड़ा वैसा नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। सर अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई मतलब दिवालिया घोषित हो चुका है, या कोई इंसान है वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब कि दिवालिया घोषित उसका भी हो चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो टेंशन आता है ना वो आता है क्रेडिटर्स को, मतलब कौन सर, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया होगा, बैंक्स वगैरह जो हैं, ठीक है, उनको सबसे बड़ा टेंशन आता है और उनको ये लगता है कि सर ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई, अब तो बोले ये लगा लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल जो है वो इसी में लग जाएंगे।
बट अब प्रोसेस को और बेहतर यहां पे कर दिया गया, जिसमें कि एक नया कोड यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, काइंड ऑफ एक एक्ट लगा लीजिए, जिसका नाम क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सर इसके जगह पहले एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था सिक्का 1985, दैट इज अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985, जिसमें ऐसा था कि अगर एक बार कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई ना तो उसको रिवाइव करने के लिए 7 से 10 साल लग सकता है। मतलब बैंक जिसने की पैसा दिया था उसको इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, बट 7 से 10 साल के बाद। इतना लंबा सर, इतना लंबा अगर हर कंपनी करने लग गई मेरे साथ में तो बिजनेस कैसे करूंगा? ठीक है, तो अब यहां पे एक नया कोड लाया गया जिसके हिसाब से ये कहा गया कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो एज सून एज पॉसिबल उस कंपनी को या तो रिवाइव करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है, उसका रेजोल्यूशन प्लान जो होता है वो बनाया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा ना तो लिक्विडेट करी जाएगी, एसेट्स को बेचा जाएगा, फटाफट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा, बाकी लोगों को पैसा दिया जाएगा, कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा फटाफट। 1 से 2 साल में पूरा का पूरा काम जो है वो बोले यहां पे करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, it has been adopted that introduced a reorganization procedure for the corporate debtor, मतलब कि कंपनीज जो इंसॉल्वेंट हो गई, and facilitated the continuation of the debtor's business during the insolvency proceeding, ताकि उसका काम जो है वो भी साथ में चलता रहे। Then professional institution have been established for effective handling of the restructuring and insolvency proceeding। ठीक है, सो ये आप आगे चल के जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, प्रोफेशनल की बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि बाकायदा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में सर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन फटाफट होगा, भले 7 से 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज डन अंडर दिस एंड लिक्विडेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जितना हो सके रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, बट अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो कंपनी को वाइंड अप करना आखिरी रास्ता जो है वो यहां पे रहेगा। फिर उसके बाद में सब बोले अगर इस कोड के सेक्शन 42 के हिसाब से बात की जाए, उसको क्या किया गया, एमेंड किया गया टू प्रोवाइड दैट अ क्रेडिटर हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट the decision of the liquidator accepting or rejecting the claims against the debtor brought by the creditor itself or any other creditor। क्या बात है, मतलब क्रेडिटर को अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई लिक्विडेटर कोई डिसीजन ले रहा है इंसॉल्वेंट कंपनी के लिए कि ये वाले एसेट्स को बेच के उसका उधार चुका दिया जाए, तो ये वाले क्रेडिटर को अगर ये बात हजम नहीं हुई और जेन्युइन पॉइंट अगर उसका है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ऐसा अधिकार पहले था ही नहीं, राइट, जिससे कि क्रेडिटर्स को और सिक्योरिटी जो है, एश्योरिटी जो है वो यहां पे मिल रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। ठीक है सर, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, implementation of the business reforms by the state or the union territories। implementation of the business reforms by the state, मतलब सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए वो तो लिए, बट उसके अलावा इवन जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उन्होंने भी काफी स्टेप्स यहां पे लिए। क्या क्या, सबसे पहली बात, द डिपार्टमेंट स्पीयर हेडेड अ डायनेमिक रिफॉर्म exercise that commenced in 2014 to rank all the state and UT in the country based on the implementation of the designated reform parameters। मतलब काइंड ऑफ एक कंपटीशन बना दिया भाई साहब, जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा स्टेट कौन से रैंक पे है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। कंपटीशन रहेगा और स्टेट जो है वो आपस में ये compete करेंगे कि कौन सबसे आगे वहां पे रहता है, तो डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद दूसरा, the aim of this exercise is to create a conducive business environment by streamlining the regulatory structure and creating an investor friendly business climate by cutting down the red tape। सो बोले ये जो लाइसेंस वगैरह लेने का जो फंडा है उस चीज़ को रिड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे स्टेट में आए, इस चीज़ को प्रमोट करने के बारे में सोचा गया। शायद आपने कभी सुना होगा कि छत्तीसगढ़ का रायपुर जो एक कुछ साल पहले की बात अगर की जाए, 5 से 6-7 साल पहले की बात अगर आप करोगे तो बोले एक गांव टाइप में रहा करता था। आज जाके देखो सब बोले वो लगभग एक नया डिजिटल सिटी के तौर पे देखा जाता है। इतना वहां पे इंप्रूवमेंट किया गया, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन वहां पे किया गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है सर।
अगर ऐसा रहेगा, अगर बिजनेस जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे बिजनेस करके अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे, तो लोग वहाँ पे काम करना शुरू करेंगे सर। आज रायपुर इतना डेवलप हो चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हद से ज़्यादा, राइट, डन सा। फिर उसके बाद में DPIIT सर, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, सो ये डिपार्टमेंट जो है ना, ऑल्सो डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल। जैसे हर चीज के लिए आज कहीं ना कहीं ऑनलाइन पोर्टल है, तो वैसे ही एक और पोर्टल यहां पे है, विच कैन बी एक्सेस्ड एट eodb.dipp.gov.in। ठीक है, वेयर इन ऑल द रिफॉर्म्स जो कि इंप्लीमेंट किए गए हैं आर एक्सेसिबल फॉर द पब्लिक व्यूइंग। मतलब हम भी वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क आज के लिए भाई साहब। ठीक है, ये वेबसाइट पे जाइएगा और जाके देखिएगा कि क्या क्या रिफॉर्म्स वहां पे किए गए हैं, जिसकी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हालांकि यही वाले हैं जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, उसके लिए क्या क्या वहां पे किया गया। द पोर्टल ऑल्सो गिव्स डायनेमिक रैंकिंग जो है वो यहां पे बोले प्रोवाइड करता है, विच अपडेट्स एज एंड व्हेन एनी ऑफ द रिफॉर्म पॉइंट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड। मतलब आपका जो स्टेट है उसको रैंकिंग यहां पे मिलती है, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट वहां पे आता है वैसे वैसे। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में 2017 की बात अगर की जाए, द रिफॉर्म एक्सरसाइज वाज अपडेटेड टू 372 एक्शन पॉइंट्स विथ एडिशंस इंट्रोड्यूस्ड सच एज सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम, ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड द सोसाइटी। इनको आसान किया गया, एज सिंपल एज दैट। जैसा बाकी में किया गया वैसे यहाँ पे भी किया गया। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में और क्या क्या इनिशिएटिव लिए बोले DPIIT ने, तो सबसे पहला सब बोले नेशन वाइड वर्कशॉप जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया ऑन दिस डेट। ठीक है, उसमें क्या किया गया, टू डिस्कस द रिलेवेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द रिफॉर्म्स, कि कैसे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है अच्छे तरीके से, ताकि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे रहे। फिर द ऑल डे कॉन्फ्रेंस, पूरा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया गया था जो फुल डे का था, विच विटनेस्ड एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 26 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। द वर्कशॉप विटनेस्ड शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस बाय द स्टेट एंड द यूटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, a unique hand holding method was introduced where the leading states, मतलब जो रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पे थे, were partnered with the laggard states, मतलब अच्छों को बुरों के साथ में मिला दिया, जो लैग कर रहे थे उनके साथ में मिला दिया। वेस्ट बंगाल merits a special mention for its efforts for conducting a 3-day workshop for the Nagaland। मतलब वेस्ट बंगाल जो कि क्या बोलेंगे इस चीज को, लीडिंग स्टेट्स में था, उसने क्या किया, नागालैंड के लिए 3 दिन का वर्कशॉप किया, ताकि नागालैंड को ये समझ में आ सके कि कैसे और कौन से फील्ड में वो इंप्रूवमेंट जो है उसको लाके लेके आ सकते हैं। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में प्रायोरिटी रिफॉर्म वाज आइडेंटिफाइड, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात अगर की जाए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहां पे कहाँ पे रिफॉर्म किए जा सकते हैं, कौन से रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, उसके बारे में डिसाइड किया गया। ठीक है, और उसको इंप्रूव करने के बारे में सोचा गया। फिर उसके बाद में सब बोले 8 वर्कशॉप कंडक्ट किए गए अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक टू एड्रेस क्वेरीज पोज्ड बाय द स्टेट्स और द यूटी इन दीज स्टेट्स। उसके लिए अलग से क्या किया गया, एक बोले वर्कशॉप जो है, 8 वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे किए गए, ताकि इनके जो सवाल थे डेवलपमेंट को लेके या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके उसको आंसर किया जा सके। फिर उसके बाद में टू हैंड होल्ड ऑल द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वीडियो कॉन्फ्रेंस वर अरेंज्ड। ठीक है, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस वगैरह यहाँ पे किए गए, वर्कशॉप जो यहाँ पे किए गए, उसमें ऐड करने के लिए जो 8 आपके कौन से वाले नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट हैं, वापस से वही नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लेके फिर बोले वर्कशॉप जो वो वहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद में
The assessment of the state and UT under the Business Reform Action Plan 1718 was released jointly by DPIIT and the World Bank on this date. मतलब असेसमेंट किस तरीके से इम्प्रूवमेंट को किया गया, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करी गई, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको बोले यहाँ पे क्या किया गया, रिलीज किया गया। मतलब जितनी भी मेहनत करी थी उस मेहनत का आउटकम क्या निकला, वो बोले यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर DPIIT ने क्या किया, रिलीज किया। अंडरस्टूड द पॉइंट। फिर उसके हिसाब से, उसके बाद में मेरे हिसाब से लगभग लास्ट टॉपिक 6 वाला पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अंडर द एक्सरसाइज फॉर 1718। मतलब ये जो पूरा स्टेट यूटी पे काम किया गया बाय द DPIIT एंड बाय द स्टेट्स एंड द यूटीज ऑल्सो, तो उसका अचीवमेंट क्या क्या हो, फायदा क्या क्या हो। तो ध्यान से भाई साहब, सब बोले 19 स्टेट्स, 19 स्टेट्स लगभग, मतलब डबल से भी ज्यादा, नहीं डबल ही लगा, नहीं डबल बोल रहा हूँ, मतलब 60% के आसपास जो स्टेट्स है, they have designed an information wizard, ठीक है, providing information for all approvals, licenses, registration timelines and procedure to establish business industrial unit, pre-establishment and the pre-operation। मतलब सब बोले अगर ये 19 स्टेट्स के अंदर कोई भी इंसान आके बिजनेस करना चाहता है, तो बोले यूजुअली उसको ये पता नहीं होता है कि क्या प्रोसीजर है, उसको ये पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 19 स्टेट्स ने क्या किया, पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को बनाया, जिससे कि अगर एक बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर एक ही जगह पे अगर आता है तो पूरा हिसाब किताब, रजिस्ट्रेशन वगैरह का उसको क्या चलेगा, पता चल जाएगा। आसानी होगी सर, माथापच्ची बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था और वो बोले नॉन कंप्लायंस में आ गया, ठीक है, ये अच्छी बात होगी। फिर 21 स्टेट्स एंड यूटीज हैव डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम। सर जो सिंगल विंडो सिस्टम दिल्ली और मुंबई में एस्टेब्लिश किए गए काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जो हमने पीछे देखे थे, ठीक है, वैसे ही सिस्टम जो है जहां पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको ना करवाने पड़े, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको ना जाना पड़े, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय 21 स्टेट्स। फिर उसके बाद में 16 स्टेट्स एंड यूटीज ऐसे थे विच स्टिपुलेटेड द कंस्ट्रक्शन परमिट टू बी प्रोवाइडेड विद इन 45 डेज। क्या बात है, मतलब बिल्डिंग्स की बात अगर आप करोगे तो जैसे दिल्ली और मुंबई के बारे में हमने पढ़ा, लगभग वैसे ही यहां पे बोले टाइम पीरियड को कम कर दिया गया, जहां पे बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो है वो 30 डेज में मिल जाएगा, प्लिंथ लेवल इंस्पेक्शन जो है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो बोले 8 दिन में आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर तेलंगाना, असम, तमिलनाडु इनकी बात करें, दे हैव मैंडेटेड इवन शॉर्टर टाइमलाइन ऑफ 29, 30 और 37 डेज। मतलब जहां बाकी स्टेट्स में 45 डेज लगते हैं, वहीं पे तेलंगाना में 29, असम में 30 और तमिलनाडु में सिर्फ 37 डेज में ही ये परमिट जो है वो बोले आपको मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद तमिलनाडु हैज क्लेम टू हैव डन अवे विद द प्रोसेस ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसकी जरूरत ही नहीं है बोले, जब बाकी पूरा का पूरा इंस्पेक्शन हो चुका है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब ये कि ये सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप फ्लैट जो है वो कस्टमर को दे सकते हो। तो ऐसे केस में इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है भाई साहब, कंप्लीट हो गया तभी तो दे पा रहे हो ना, अदरवाइज कहां से देते, ठीक है। तो जो प्रोसेस रिपीट यहां पे हो रही थी उसको हटा दिया सीधा तमिलनाडु ने, और फास्ट हो गया। गॉट इट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में बोले अगर बात करें तो 21 स्टेट्स एंड यूटीज हैव इंप्लीमेंटेड GIS सिस्टम which provide the detail about the land earmarked for the industrial use across the state। मतलब कौन सी जमीन पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी जा सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, कोई बिजनेसमैन अगर होगा तो वो ये ढूंढेगा कि मैं अपनी फैक्ट्री कहां पे डाल सकता हूं, कौन सा एरिया जो है वो गवर्नमेंट का एरिया है जहां पे फैक्ट्री डाली जा सकती है, या फिर उसको खरीदने की बात की जा सकती है, ठीक है। उसके बारे में पूरा ब्यौरा जो है वो यहां पे बना लिया गया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में 23 स्टेट्स और यूटीज हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ओनली 2। अरे बाप रे बाप, 10-15 डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, 2 डॉक्यूमेंट दे दो, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, खत्म हो जाएगा बोले काम, ठीक है। फिर उसके बाद
18 state or UTs have brought all compliance inspection conducted by the labor, factory, boiler department and pollution control board under the central inspection framework. मतलब जो पहले सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेवल पे हुआ करता था, उसमें से ये वाली चीजें बोले अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट ने कर दी तो स्टेट डिपार्टमेंट का अप्रूवल है, बोले टेंशन ही नहीं है। रिपीट ही हो गया ना भाई साहब, अगर वो प्रॉपर नहीं था तो सेंट्रल वाला जो डिपार्टमेंट था वही मना कर देता, बट अब क्या कहता है कि अगर सेंट्रल ने अप्रूव कर दिया है तो स्टेट की तरफ से अप्रूव्ड है, बोले गॉट इट, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, 12 ऐसे स्टेट और यूटी हैं विच हैव मर्ज्ड ऑफ द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस एंड प्रोसेस फीस इनटू अ सिंगल ट्रांजैक्शन विद सम स्टेट्स लाइक झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात इवन रिपीलिंग द प्रोसेस फीस फ्रॉम द कोर्ट फीस एक्ट। क्या बात है, मतलब पहले कैसा होता था कि अगर कोर्ट में आप कोई केस फाइल कर रहे हो या अगर आपका केस है तो कोर्ट फीस अलग से पे करनी पड़ती थी और प्रोसेस फीस अलग से पे करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये लगा लो कि 12 स्टेट में ऐसा किया गया कि दोनों को मर्ज कर दिया कि एक ही जगह पे कोर्ट फीस और प्रोसेस फीस दोनों पे कर दो। लेकिन 1, 2 और 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे दे आर रिपीलिंग, मतलब खत्म, जरूरत ही नहीं है, बोले कोर्ट फीस पे करो, प्रोसेस फीस पे करने की जरूरत ही नहीं है, हटा दिया उसको वहां से, हटा रहे हैं, हटा दिया नहीं, हटा रहे हैं, अच्छी बात है, खर्चा कम हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट भी हो जाएगा काम। फिर उसके बाद में सब बोले 29 स्टेट और यूटी ऐसे हैं विच हैव नोटिफाइड अ लिस्ट ऑफ वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज जिनको पॉल्यूशन क्लियर। सर पहले एक टाइम ऐसा था अगर आप क्या बोलेंगे सर्विस प्रोवाइड करने में हैं तो भी पॉल्यूशन का क्लियरेंस जो है वो आपको लेना पड़ता था। अरे भाई साहब एक मिनट, हम तो किससे बिलोंग करते हैं, वाइट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम वाइट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पॉल्यूशन का क्लियरेंस लेने की क्या जरूरत है सर, हम नहीं करते पॉल्यूशन, एग्जाम्प्ट बोले ठीक है। ऐसे 29 स्टेट्स है जिन्होंने की लिस्ट बना दी है कि अगर ये वाले काम में आप हैं तो आपको पॉल्यूशन क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं है, गजब, राइट। फिर उसके बाद 20 स्टेट्स और यूटी इंप्लीमेंटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम होलसेल ड्रग लाइसेंस एंड रिटेल ड्रग लाइसेंस फार्मेसी। ऑनलाइन सिस्टम सर, अगर आपको ड्रग लाइसेंस मतलब मेडिकल स्टोर चालू करना है, ड्रग्स नहीं, गांजा वांजा नहीं भाई साहब, मेडिकल स्टोर चालू करना है जिसमें आप होलसेल का काम करना चाहते हो या फिर जो रिटेल होता है फार्मेसी का काम जो होता है वो करना चाहते हो, तो इसके लिए डिपार्टमेंट में आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और काम शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 18 स्टेट और यूटी हैव ऑनलाइन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड द सोसाइटीज। जैसे सेंट्रल लेवल पे कंपनी को रजिस्टर करने के लिए पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, लीगल एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे अपन, सेम ऐसे ही जो 18 स्टेट्स और यूटीज हैं उनमें अब बोले पार्टनरशिप फर्म या फिर सोसाइटी को रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन, बोले आपको डिपार्टमेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 states have implemented online system for registration and renewal under the Legal Metrology Act 2009। सर ये क्या होता है लीगल मेट्रोलॉजी, अरे कुछ नहीं, जो आपके ये होता है ना वेट्स, ठीक है, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, तो उसके लिए आपको रजिस्टर यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है, जो बाट वगैरह होता है उसके हिसाब से, तो बोले वो भी आपका ऑनलाइन सिस्टम में आ गया, खत्म, राइट। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 फॉर द स्टेट्स, ठीक है, 2019 का जो प्लान है उसमें बोले क्या करना है, किस हिसाब से है, तो ध्यान से भाई साहब 80 पॉइंट का प्लान यहाँ पे बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा कितने पॉइंट्स का है, एमसीक्यूज में आ सकता है, 80 पॉइंट्स का प्लान बनाया गया है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय दिस डिपार्टमेंट अगेन एंड शेयर्ड विद ऑल द स्टेट्स एंड द यूटीज ताकि वो उसमें इंप्लीमेंट कर सके अपने रिफॉर्म्स में, ठीक है। फिर उसके बाद अ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव 7 वर्कशॉप हैव बीन कंडक्टेड इन द यूटीज, कहाँ पे, ये सारी की सारी यूटीज में, ठीक है, ताकि जो यूटीज है उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके और अच्छा वहां पे बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसको किया जा सके, राइट। फिर उसके बाद में 8 रीजनल वर्कशॉप, सर रीजनल बोले तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये रीजन होते हैं आपके, ठीक है, और सेंट्रल,
तो 8 रीजनल वर्कशॉप जो हैं दे हैव बीन कंडक्टेड इनटू लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, गुवाहाटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और फिर उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लान, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, स्टेट और यूटी पे नहीं, बल्कि इवन डिस्ट्रिक्ट और छोटे लेवल पे जाके अ कॉम्प्रिहेंसिव 218 पॉइंट, और बाप रे बाप, स्टेट और यूटी लेवल पे 80 पॉइंट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 218 पॉइंट्स का प्लान जो है वो यहां पे बनाया गया है, एंड शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स विद अ रिक्वेस्ट टू इंप्लीमेंट द सेम इन द डिस्ट्रिक्ट्स। द प्लान इज स्प्रेड अक्रॉस 8 एरियाज, जिसमें से बिजनेस को स्टार्ट करना कंस्ट्रक्शन के लिए, अर्बन लोकल बॉडी सर्विसेज, टैक्सेस को पे करना, लैंड रिफॉर्म अनेबलर, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनेबलर, ऑब्टेनिंग अप्रूवल, मिसलेनियस एंड ग्रीवेंसेस, मतलब जो भी क्या बोलेंगे इसको, डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसको ठीक करना, ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना, या पेपरलेस कोर्ट्स एंड द लॉ एंड ऑर्डर, इन सारी चीज़ों में वर्क करेगा। मतलब ऐसा सीधी सीधी बात है कि ये लगा लीजिए कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे बात करो या स्टेट लेवल पे बात करो, कमर पूरी कस ली है कि काम करने के आसानी की तरफ पूरा का पूरा वर्क किया जाए, ताकि मैक्सिमम फोकस जो है कंपनीज अपने कोर बिजनेस पे लगा पाए। गॉट द पॉइंट? अब एमसीक्यूज की यहां पे बात करते हैं। सबसे पहला सो बोले वर्ल्ड बैंक रिलीज द डीबीआर 2019, कौन सी डेट को पढ़ाई था अपन ने? 31 अक्टूबर 2018। फिर डीबीआर क्या है? सर बोले असेसमेंट है किसका? ऑफ इकोनॉमीज, बट कितनी इकोनॉमीज? सर बोले 190 इकोनॉमीज, जिसमें 10 इंडिकेटर दिए गए हैं। ठीक है साहब। फिर इन द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट 2019, इंडिया कौन से नंबर पे है? सब बोले 100 से 77 पे आ गई, राइट? फिर उसके बाद हु गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस इवेंट्स। सर जैसे ही कंडीशन इवेंट्स की बात आई तो पहले वाला कौन था? वो केथ डेविस, आई गेस, हाँ जी, केथ डेविस, राइट? फिर अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स DPIIT फॉर द स्टेट्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग अ बिजनेस? कौन सा था? 137। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट भाई साहब। तो यहां पे आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो होता है कंप्लीट। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।